Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IT Jam 2017 Physics previous year solution series. I have secured All India rank 167 in GS and 257 in GM 2020, and today we will discuss some questions of section B, that is MSQ type question, and some questions from not some, almost all question from section C, that is numerical section. ठीक है, तो सबसे पहले जो छूट गए थे क्वेश्चन सेक्शन बी में एमएसक्यू को, उसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कंसीडर ए सर्कुलर प्लेट। आपको बताते चले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है। कंसीडर ए सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ सेपरेशन स्मॉल डी बिटवीन द प्लेट्स वेयर डी इज लेस देन कैपिटल आर। द प्लेट्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अबाउट द ओरिजिन। If a sinusoidal voltage V equal to V naught sin omega t is applied between the plates, which of the following statement or statements is are true? दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि दो सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना है दोस्तों, स्मॉल डी है। दोनों सर्कुलर पैरेलल प्लेट जो है वो आइडेंटिकल है और इन लोग का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, जैसा कि हमने आपको छोटा सा साइन में दिखाया है। अब इन लोग को एक साइनसोइडल वोल्टेज से दोस्तों जोड़ा जा रहा है। एक साइनसोइडल वोल्टेज भी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से आप देख पा रहे हैं, इनको जोड़ा जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है इसमें इतना पोटेंशियल। तो अब इस सिचुएशन पे डिफरेंट ऑप्शन सेट किए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए फटाफट एक एक करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज वी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओमेगा कैपिटल आर बाई 4d स्क्वायर। दोस्तों पॉइंटिंग वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, कहाँ पे, एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कोई भी रैंडम डिस्टेंस सर्कुलर प्लेट से कोई भी रैंडम डिस्टेंस, उसके सेंटर से कोई भी रैंडम डिस्टेंस स्मॉल आर पे निकाल लेंगे। उसके बाद उसको एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे निकाल लेंगे और उसको मैक्सिमाइज कर देंगे। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। आपको उससे पहले बताते चले कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है दोस्तों, एस जो है उसका वैल्यू होता है ई क्रॉस एच होता है। कितना होता है, ई क्रॉस एच दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि जो बी होता है दोस्तों वो होता है मी नॉट टाइम एच। कितना होता है, मी नॉट टाइम एच इन फ्री स्पेस। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं बी बाई मी नॉट। ठीक है, तो एच की जगह क्या हो सकता है, बी बाई मी नॉट। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 बाई मी नॉट, और ये बी एच या फिर ई एच, सॉरी बी ई या फिर आप ई बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग को सिर्फ निकालना है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई मी नॉट मैग्नेटिक फील्ड और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है पॉइंटिंग वेक्टर, अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले ई और बी कैसे निकालेंगे एट एनी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D होता है। और चूंकि V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी है और बाय है। आप ये भी जानते हैं कि जो कैपिटल V है दोस्तों, इन साइड कितना, सॉरी आउट साइड कितना होता है, मी नॉट आई बाई 2 पाई आर, जहाँ पे आई क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन साइड होता है दोस्तों। मी नॉट बाई 2 पाई आर को हमने रहने दिया, और आई डी, सॉरी ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है, और अपन जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो एप्सिलॉन नॉट डो ई बाई डो टी पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डो ई बाई डो टी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द बेसिकली एरिया, एप्सिलॉन नॉट डो ई बाई डो टी, और ये एरिया है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मी नॉट बाई 2 पाई आर यहाँ पे रह गया, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट डो ई बाई डो टी पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डो ई बाई डो टी कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए आप ई का एक्सप्रेशन है, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डो ई बाई डो टी मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पे पुट किया तो ये मी नॉट एप्सिलॉन नॉट आर बाई 2, और यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बाई डी नीचे रह गया, भी नॉट भी अपना जगह पे रह गया, और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी दोस्तों। और ओमेगा टी का जब करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए बाहर में मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डो ई बाई डो टी भी निकाल लिए, और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का बी का एक्सप्रेशन निकल गया आउटसाइड या फिर बाउंड्री पे। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो पॉइंटिंग वेक्टर एस है वो कितना है, 1/μ0 EB है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे 1/μ0 करेंगे तो ये μ0, चूँकि ई और बी का प्रोडक्ट लेना है, देखिए ई और बी का प्रोडक्ट लेना है। ई और ई में आपको कोई μ0 नहीं दिख रहा होगा, बी में एक μ0 आपको ऊपर में दिख रहा होगा, और चूँकि एस क्या है दोस्तों, ई और बी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई μ0, तो μ0 कट जाएगा यहाँ पे ऊपर में और यहाँ पे नीचे है दोस्तों, तो μ0 का कोई फैक्टर आने वाला नहीं है एक्सप्रेशन में एस का, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर का। तो आप देखिए हम यहाँ सीधा इसको लिख दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये cos ओमेगा टी है और ये sin ओमेगा टी है, उसको हमने एक साथ लिख दिया। अब आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पे साइन थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे में 2 को 4 बना दिए, मतलब नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी क्या बन जाएगा, sin 2 ओमेगा टी। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है दोस्तों, sin 2 थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंटिंग वेक्टर एस का एक्सप्रेशन इतना निकल के आ गया, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा आर वी नॉट स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अपने को निकालना है दोस्तों, इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो एस इक्वल टू एस मैक्स। तो ये एस जो है पॉइंटिंग वेक्टर, ये मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, जब साइन का फैक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये एस का एक्सप्रेशन है, ये एस का एक्सप्रेशन ये है, इसमें एस मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा। और ये जो डाटा दिख रहा है ये अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम ये लोग हो नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर है दोस्तों ये अपने आप में मैक्सिमम हो सकता है। और साइन का फंक्शन का वैल्यू का फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है ज़िंदगी में, +1 हो सकता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू को हमने यहाँ +1 रख दिया है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए। तो आंसर कितना बच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज ओनली ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा आर वी नॉट स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन ए का जो एक्सप्रेशन आया वो हमारे आंसर से शायद मैच कर रहा है, तो ये शायद हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। वी नॉट स्क्वायर, यस ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बी में क्या बोल रहा है दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे। द एवरेज एनर्जी पर साइकिल फ्लोइंग आउट ऑफ द कैपेसिटर इज 0। ओके, द एवरेज एनर्जी पर साइकिल फ्लोइंग आउट ऑफ द कैपेसिटर इज 0। दोस्तों जो एनर्जी पर साइकिल फ्लोइंग आउट ऑफ द कैपेसिटर है वही हमारा क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर एस है। और अगर एवरेज एनर्जी निकालना है पर साइकिल, मतलब पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज लेना पड़ेगा। दोस्तों जैसे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज लेंगे, मतलब इस साइन वाला टर्म यहाँ हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं ये एस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अगर इसका एवरेज लेना है मतलब इस पूरा टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा। इस पूरा टर्म का एवरेज लेने का मतलब है ये अपने आप में वैल्यू है जो इसका एवरेज नहीं हो सकता है, सिर्फ एवरेज इस साइन 2 ओमेगा टी का हो सकता है। दोस्तों साइन फंक्शन का एवरेज लेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, साइनसोइडल फंक्शन नेचर का आएगा। तो जितना प्लस में आप देख रहे हैं ऊपर में वैल्यू होगा उतना ही नीचे माइनस में भी होगा, तो एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये फैक्टर का एवरेज 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये एस जो है दोस्तों एनर्जी फ्लोइंग आउट है पर साइकिल, पॉइंटिंग वेक्टर का ही ये डिफिनेशन है दोस्तों, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, यस करेक्ट है। ए भी सही है दोस्तों, बी भी सही है। सी में कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज कांस्टेंट। इनसाइड द कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ये एक्सप्रेशन है μ0 I/2 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। मतलब इनसाइड एट एनी डिस्टेंस आर, सेंटर से एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर पे ही बात हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, बहुत ही वेल एक्सप्रेशन है। क्लास 12 से बेसिक पढ़ाया जाता है आपको, एक्सियल केबल पे भी निकालते हैं, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान के। तो आप यहाँ तो देख सकते हैं कि जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एट एनी डिस्टेंस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है लेकिन स्मॉल आर दोस्तों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आर्बिट्री डिस्टेंस है सेंटर से इनसाइड में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, गलत हो गया। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जब आप कंसेप्ट लगाएंगे तो जो कर्व्स होते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं दोस्तों इनसाइड द कैपेसिटर, वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। कैसा होते हैं, सर्कुलर होते हैं, विथ कर्व बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ऑप्शन डी इस तरह से हमारा क्या है दोस्तों, सही है। देखिए हमने उसका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से सर्कुलर होते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से ये सर्कुलर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। सी भी दोस्तों गलत है और बी और ए भी सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कंसेप्ट के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। द लिनियर मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल वेरीज फ्रॉम वन इंड टू अदर इंड एज लैम्डा नॉट 1 + x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, where x is the distance from one end with tensions T1 and T2 in them, see figure, and lambda naught is a constant. The rod is suspended from a ceiling by two massless string. Then which of the following statement is are correct? The mass of the rod is इतना, the center of gravity of the rod is located at x equal to इतना, the tension T1 is इतना and the tension T2 is इतना। ओके, तो बेसिकली देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है। यहाँ पे एक रॉड है दोस्तों जिसका लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, इंटायर लेंथ, और दो मासलेस स्ट्रिंग जिनमें टेंशन T1 और T2 अपवार्ड लग रहा है, उससे क्या है दोस्तों, सस्पेंडेड है। और इसका जो ये जो रॉड है दोस्तों, इसका जो लिनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा, वो दिया हुआ है। लैम्डा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लैम्डा नॉट 1 + x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। अब उसके बाद पूछ रहा है कि क्या इस रॉड का टोटल मास इतना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना है, टेंशन T1 का वैल्यू इतना है, T2 का वैल्यू इतना है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स का बहुत सारा कंसेप्ट लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगाएंगे और लिनियर मास डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद फोर्स इक्वेशन लगाएंगे, टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम लोग एक एलिमेंट लें, छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ dx हो और मास dm हो, तो मास डेंसिटी कितना होता है दोस्तों, लिनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लैम्डा इक्वल टू dm/dx। चूँकि यहाँ पे एक कंटिन्यूस फंक्शन है, देखिए आप x का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का लैम्डा वेरी कर रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेके के उस छोटा सा टुकड़ा का मास निकाल के पूरा सेक्शन का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल टू dm/dx, तो यहाँ से dm कितना हो गया, लैम्डा dx हो गया। तो आप ये छोटा सा टुकड़ा का मास निकल गया, dm इक्वल टू लैम्डा dx। तो पूरा टुकड़ा यानी पूरा रॉड का मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, छोटा सा टुकड़ा dm को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस dm को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा रॉड का मास m मिल जाएगा। तो m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm कितना है, लैम्डा dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि m इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx। दोस्तों dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और पूरा रॉड का मास निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा x का, इनिशियल इंड 0 पे है और फाइनल l पे है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 0 से l हो गया x का लिमिट, ठीक है। टोटल लेंथ l है। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे और देखते हैं क्या आता है। लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट 1 + x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, चूँकि लैम्डा नॉट भी कांस्टेंट है दोस्तों और कैपिटल एल भी कांस्टेंट है। लैम्डा नॉट को हमने बाहर रख लिया और ये इंटीग्रल यहाँ पे दो टर्म में अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक dx को 1 से करेंगे तो 0 से l dx हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा, 0 से l x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx, ठीक है। दो टर्म में अलग अलग कर लिया हमने, इसको ब्रेक कर लिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। लैम्डा नॉट कांस्टेंट था, उसको सबसे बाहर रख लिया हमने, आप देख सकते हैं। और dx का इंटीग्रेशन दोस्तों x हो जाएगा और 0 से l लिमिट लेंगे तो बचेगा l - 0, यानी सिर्फ l बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 1/l स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको देखिए हमने बाहर लिख लिया 1/l स्क्वायर, और बचेगा क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर dx का लिमिट कितना हो जाएगा, x³ इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और लिमिट है 0 से l। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसको पुट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जब ये लैम्डा नॉट l + 1/, ये 3 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, तो 3l स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और ये x³ 0 से l लिमिट लेंगे तो l³ - 0, यहाँ से l स्क्वायर से l³ कटेगा तो ऊपर में l बचेगा। तो क्या बचा दोस्तों, l + l/3 ब्रैकेट में और बाहर में है लैम्डा नॉट। इसको आप सिंप्लीफाइड कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4/3 लैम्डा नॉट l, यानी कि जो रॉड का टोटल मास है वो कितना आ जाएगा, m = 4/3 लैम्डा नॉट l। लेकिन ऑप्शन में दिया था 2/3 लैम्डा नॉट l, यानी कि ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए जो दिया था वो गलत दिया था, हमारा आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, ये गलत है, ठीक है। ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलिए अब निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दोस्तों, सेंटर ऑफ मास के ही इक्वल होगा। तो
आइए उसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, अगर आपको थोड़ा भी याद है तो यही होता है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन डी एम। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ओके, ये सेंटर ऑफ मास का बेसिक फार्मूला है दोस्तों क्लास 11 का। अब उस पर हम नहीं जाएंगे डेफिनेशन पे सेंटर ऑफ मास का। और यहाँ इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। तो लिमिट है 0 से एल, और यहाँ पे भी देखिए इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से एल। हम ये नीचे वाला टर्म को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये डी एम 0 से एल, डी एम मतलब टोटल मास, ये क्या बता रहा है, ये टर्म टोटल मास को बता रहा है, क्योंकि डी एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम मिलेगा, और एम का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑप्शन ए में। हालांकि इस क्वेश्चन में हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, आप सीधा वैल्यू रख लेंगे उसको तो यहाँ पे काम हो जाएगा, यानी ऊपर वाला को आप इंटीग्रेट करेंगे तो भी सिर्फ चलेगा। तो देखिए ऊपर में 0 से एल एक्स और डी एम का वैल्यू कितना है, लेमडा डी एक्स, उसको हमने रख दिया है। अब लेमडा का वैल्यू भी रखेंगे, आप देख सकते हैं लेमडा नॉट 1 + एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये एक्स पहले से है फार्मूला का। तो 0 से एल, ये एक्स को हमने क्या किया दोस्तों, अंदर कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स प्लस एक्स क्यूब एल स्क्वायर डी एक्स हो गया। ये नीचे वाला टर्म अपना चल रहा है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं वो एम ही आएगा लास्ट में। ऑप्शन ए में हमने उसको सॉल्व किया है, तो उसको अभी हम करेंगे नहीं दोबारा। ये एक्स डी एक्स और ये एक्स क्यूब एल स्क्वायर डी एक्स, दोनों इंटीग्रेंट को हमने अलग अलग इंटीग्रेंट को सेपरेट कर लिया। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट है 0 से एल, और यहाँ पे 1 बाई एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 4/4, लिमिट है 0 से एल। अब इस लिमिट को पुट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा ये एल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा एल स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पे चूँकि एक ऑलरेडी नीचे में, और यहाँ एल स्क्वायर आ जाएगा लिमिट लेने के बाद। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर में एल स्क्वायर बचेगा, नीचे 4 है, यानी एल स्क्वायर बाई 4, और फर्स्ट टर्म दे दिया एल स्क्वायर बाई 2। ऊपर वाला टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 3 एल स्क्वायर बाई 4, और नीचे वाला टर्म सॉल्व करने से आ रहा है 3/4 एल। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह हो गया 9/16 एल, चूँकि ये एक एल से एल, यहाँ पे एक एल ऊपर में कट जाएगा, ऊपर में एल स्क्वायर है और नीचे में एल है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एल से एल स्क्वायर कट जाएगा, एक ऊपर में एल बचेगा। 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, यानी कि सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, 9L/16। और ऑप्शन में शायद यही है, तो ऑप्शन बी भी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन। T1 और T2 निकालना है, ठीक है दोस्तों। जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। हम लोग यहाँ पे एक बार लिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों होगा यहाँ पे, तो दोनों का सिचुएशन को लगाएंगे हम लोग। नेट फोर्स 0 होगा। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में अपवार्ड फोर्स T1 और T2 लग रहा है, और डाउनवार्ड इसका अगर मास m है तो इसका वेट नीचे काम करेगा mg, ठीक है। तो ये 3 ही तरह के फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, नेट फोर्स का सम। और अच्छा, अब ये भी देख सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स है दोस्तों, टेंशन फोर्स T1 एंड T2 जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, जबकि mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो T1 + T2 ऊपर में हो जाएगा, माइनस नीचे mg = 0, यानी नेट फोर्स 0। माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि T1 T2 जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में, जब दो फोर्स वेक्टर है चूँकि फोर्स, तो सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं उनका रिजल्टेंट के लिए, और नीचे में अपोजिट डायरेक्शन में जो होते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। तो नेट फोर्स जो होगा दोस्तों, लीनियर फोर्स, वो कितना होगा, 0 होगा। ये एक लगा दिया एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज 0, यानी T1 + T2 - mg = 0। तो T1 + T2 = mg, और चूँकि m का वैल्यू निकाल चुके हैं 4 λ0 L/3, और g मल्टीप्लाई हो गया, तो T1 + T2 = इतना आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। m का वैल्यू हमने ऑप्शन ए में निकाला था, टोटल मास ऑफ द रॉड, ओके। ऑल्सो द नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट एट इक्विलिब्रियम इज 0। इक्विलिब्रियम में दोस्तों क्या होता है, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी क्या होता है, सिस्टम का टोटल टॉर्क 0 होता है। हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट एक्सियम। आप किसी के भी अबाउट निकालें, आंसर विल रिमेन सेम। हम अभी अपना सॉल्यूशन मतलब अच्छा हो, आसान हो, इसलिए हमने एक्सियम के अबाउट निकाला है, क्योंकि एक्सियम हम लोग निकाल चुके हैं। वो कितना दूर पे है दोस्तों, फर्स्ट एंड से 9L/16 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऐसे फोर्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं, ये एक T1 और ये T2, दोनों
हम यहाँ से कितना डिस्टेंस पे लिए हैं 9L/60 पे कहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो एक T1 फोर्स के चलते यहाँ पे जो टॉर्क होगा, T2 फोर्स के चलते जो टॉर्क होगा, दोनों का अलजेब्रिक सम मस्ट भी क्या होगा, 0 होगा, और दोनों का एक्शन ऑफ डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि जब इसका लेंगे तो इधर से इस डायरेक्शन से क्रॉस का थंब रूल लेंगे, और इसमें लेंगे तो इस डायरेक्शन से लेंगे, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट आएगा, दोनों का जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, तो बीच में माइनस होगा और नेट टॉर्क मस्ट भी इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे mg क्यों प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आप अपने से सोचें, दिमाग लगाएं कि mg क्यों टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि mg ठीक बीच पॉइंट पे लग रहा होगा, या फिर आप दिमाग लगाएं कि ऐसा क्यों है। खैर, हम T1 एंड T2 के खातिर जो टोटल लग रहा है वहाँ पे टॉर्क दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0, तो T1 9L/16 माइनस T2, चूँकि T1 का डिस्टेंस XCM से कितना है 9L/16 है, तो दूसरा का कितना होगा, टोटल लेंथ L है, तो L माइनस 9L/16 होगा। ये जो T2 फोर्स यहाँ पे है, T1 यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अगर 9L/16 है तो ये कितना होगा दोस्तों, ये डिस्टेंस L माइनस 9L/16, चूँकि T4 से XCM का डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस 9L/16, T1 फोर्स से कितना हो जाएगा XCM का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का 9L/16, और चूँकि दोनों टॉर्क का अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एक माइनस है, तो T1 इक्वल टू 9L/16 माइनस T2 L माइनस 9L/16 मस्ट भी इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो T1 T2 में रिलेशन अगर निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T2 होगा T1 टाइम 9/7 T1, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2। अब चूंकि T2 और T1 में एक रिलेशन निकल गया, T2 इक्वल टू T1 में 9/7, और अभी हमने इक्वेशन 1 में निकाला है T1 प्लस T2। यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 प्लस T2 कितना है, 4 लैम्डा नॉट Lg/3, तो T2 के जगह पे रख देंगे 9/7 T1, तो T1 मिल जाएगा सॉल्व करके। आइए देखते हैं, पुटिंग T2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए हमने T2 की जगह 9/7 T1 रख दिया, तो इसको सॉल्व करने पे T1 आ रहा है 7/12 लैम्डा नॉट Lg, ठीक है। जो ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा पता नहीं, 7/12 लैम्डा नॉट Lg, यस सही है, ऑप्शन सी सही है। और अब हमको ये सही है T1 का वैल्यू, और T2 का वैल्यू कितना था 9/7 T1, तो 9/7 और T1 देखिए यहाँ पे है 7/12 लैम्डा नॉट Lg, 7 कट गया, और ये 9 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो 3/4 लैम्डा नॉट Lg, तो T2 का वैल्यू आया 3/4 लैम्डा नॉट Lg, जो कि गलत है, जो क्या है दोस्तों ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी क्या है, गलत है, ऑप्शन सी सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन सी से है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से है, और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो 1 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एन intrinsic semiconductor of band gap 1.25 electron volt has an electron concentration 10 to the power 10 per centimeter cube at 300 Kelvin। दोस्तों एक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसका बैंड गैप दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है दोस्तों, कब, जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तब है 10 का पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। दोस्तों कह रहा है एज्यूम दैट इट्स बैंड गैप जो है दोस्तों इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड दैट द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिपेंड्स ओनली एक्सपोनेंशियली ऑन द टेम्परेचर। इसको अब ये जो नहीं है, अभी अपने को सिर्फ काम से मतलब रखना है, जो डाटा दिया है जिससे काम होगा। इफ़ द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट 200 केल्विन इज वाई इंटू 10 का पावर n पर सेंटीमीटर क्यूब, वेयर वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, देन n इज एन इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ n इज। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है जब 200 केल्विन टेम्परेचर है तब इतना है, y इस मतलब इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा है वो, y इंटू 10 का पावर n के फॉर्मेट में, जहाँ पे n एक इंटीजर है और आपको y को कितना से कितना के रेंज में लिखना है, 1 से लेकर 10 के रेंज में, तब n का वैल्यू कितना होगा। यानी कि बैंड गैप ईजी दिया हुआ है, और ये n1 दिया हुआ है पहला कंसंट्रेशन, पहला टेम्परेचर, ये पहला सेकेंड कंसंट्रेशन n2 निकालना है, और T2 टेम्परेचर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके लिए फार्मूला जो है उसको यूज करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फार्मूला, और निकालते हैं इसको। एनर्जी बैंड गैप दिया है, n1 फर्स्ट कंसंट्रेशन व्हेन टेम्परेचर T1 इज 300 केल्विन, n2 सेकंड कंसंट्रेशन जो इस फॉर्मेट में निकालना है,
टी व्हेन टेम्परेचर सेकेंड टेम्परेचर T2 इज 200 केल्विन, और इसमें जो n दिख रहा है आपको 10 का पावर उसको निकालना है। ठीक है दोस्तों, जो n होता है कंसंट्रेशन, वो ये फार्मूला होता है √NC/NV बाई ई का पावर माइनस Eg/2kT, जहाँ पे NC नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है और NV क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा टर्म अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो इसको अगर हटाएंगे तो कांस्टेंट अगर हटेगा तो ये n क्या है, कंसंट्रेशन है, और यहाँ T टेम्परेचर है, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और Eg क्या है दोस्तों, एनर्जी गैप है। तो इसको जब हटाएंगे तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e का पावर माइनस Eg/2kT हो जाएगा। और आप जब n1 n2 लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ T1 T2, चूँकि Eg तो कांस्टेंट है, 2 और K भी कांस्टेंट है, n1 बदलेगा तो यहाँ T1 आएगा, n2 यहाँ होगा तो यहाँ T2 आएगा। तो n1 में n2 का अगर रेशियो लिखेंगे दोस्तों आप, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस Eg/2kT1, और n2 के जगह पे नीचे डिवाइडेड बाई e का पावर माइनस Eg/2kT2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या होगा। ये फर्स्ट टर्म e का पावर माइनस Eg/2kT1 को रहने दिए e का पावर इतना, और ये सेकेंड टर्म भी सेम है, चूँकि बेस सेम है e और e, तो पावर ऐड होगा, तो ये माइनस Eg/2kT ऊपर जाएगा तो प्लस Eg/2kT हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं हम Eg/2 के कॉमन ले लिए हैं, तो बचा 1/T2 माइनस 1/T1, और आप देख सकते हैं कि ये n1/n2 का ये वैल्यू इतना आ गया। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे n1/n2 का, तो ये बन जाएगा n2/n1, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव टर्म आएगा, तो उस नेगेटिव टर्म के लिए क्या कर रहे हैं हम, इसको इंटरचेंज कर ले रहे हैं, मतलब 1/T2 माइनस 1/T1 को हम कर दिए 1/T1 माइनस 1/T2, तो हमारा मेकअप हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव आता है वो इससे मेकअप हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया ताकि n2 निकालना है हमको, तो उसको ऊपर में ले आए। अब n1 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा n2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए n2 का हमारा क्या एक्सप्रेशन आ गया, n2 इज इक्वल टू n1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया LHS में, सॉरी RHS में, तो n2 इक्वल टू n1 e का पावर Eg/2 के 1/T1 माइनस 1/T2। Eg दिया हुआ है दोस्तों एनर्जी गैप, और ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T1 T2 भी दिया हुआ है, इसको पुट करेंगे, n1 भी दिया है, तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके आप यहाँ से देख सकते हैं n1 10 का पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया था, एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने SI यूनिट जूल में चेंज कर लिया, तो 1.6 10 का पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 2, और K का वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट SI यूनिट में होता है 1.38 10 का पावर माइनस 23, 1/T1 के जगह 300 माइनस 1/T2 के जगह 200, केल्विन में था, SI यूनिट में टेम्परेचर था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारा वैल्यू रख दिया। दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करेंगे, आप इसको अगर अच्छे से सॉल्व कर लें, e टू द पावर इतना, e टू द पावर इतना माइनस 12.0184, और e का पावर माइनस 12.0184 का वैल्यू होता है लगभग 6.032 10 का पावर माइनस 6, और ये अपना टर्म मल्टीप्लाई है। इसको आप अगर ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, ये 10 का पावर प्लस 10 10 का पावर माइनस 6, तो 10 का पावर प्लस 4 हो जाएगा, और ये 6.032 इंटू 10 का पावर 4। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन में जो n2 का फॉर्मेट दिया था, n2 का फॉर्मेट दिया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, n2 का जो फॉर्मेट था दोस्तों कितना था, y इंटू 10 का पावर n था, प्लस n था। ठीक है, जहाँ पे y क्या था, 1 से लेकर 10 के बीच का कोई इंटीजर होना चाहिए था, तो आप यहाँ देख सकते हैं y के जगह पे है 6.032 जो 1 से 10 के बीच में है, ओके, और ये 10 टू द पावर n के जगह पे कितना है दोस्तों, 4 है। तो आप कंपेयर करेंगे इस गिवन फॉर्मेट का और जो हमारा आंसर आया है, तो n कैपिटल N का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, और करेक्ट आंसर भी कितना है दोस्तों इस क्वेश्चन का, 4 है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, a particle of unit mass is moving in a one dimensional potential Vx is equal to x square minus x to the power 4. The minimum mechanical energy in the same units as Vx above which the motion of the particle cannot be bounded for any given initial condition is। दोस्तों एक पोटेंशियल दिया हुआ है Vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, जैसा आप देख रहे होंगे, और पार्टिकल का मास है, यूनिट मास मतलब m इक्वल टू 1 इन गिवन यूनिट। उसी यूनिट में एनर्जी बताना है, जो जिस यूनिट का ये बात कर रहा है, किस यूनिट की बात कर रहा है, कोई लेना देना हम लोग उससे है नहीं। कह रहा है कि हमको तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताइए अबव व्हिच द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी बाउंडेड, मतलब जिस लिमिट पॉइंट के बाद x के जिस पोजीशन वैल्यू के बाद ये मोशन बाउंडेड नहीं रह जाएगा,
मतलब अनबाउंडेड हो जाएगा। दोस्तों आपको बताते चले कि मोशन अनबाउंडेड तभी होता है जब एनर्जी क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम होता है, जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होता है वो मोशन बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी की तरफ कैलकुलेट करना है। तो मोशन अनबाउंडेड कहाँ पे होगा उसको चेक कर लेते हैं। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप देख सकते हैं मास यूनिट दिया हुआ है, हमने 1 kg मान लिया। एफ नेट कितना होता है दोस्तों, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 0 होता है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए पोटेंशियल और फोर्स में रिलेशन होता है -dv/dx इक्वल टू एफ नेट। चूँकि एफ नेट एट इक्विलिब्रियम इज 0 मतलब dv/dx इज 0 वेयर v इज द पोटेंशियल एनर्जी। vx दिया हुआ है इतना, तो dv/dx इक्वल टू 0 करो एट इक्विलिब्रियम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने डिफ्रेंशिएट किया v को x के रेस्पेक्ट में, तो ये 2x माइनस 4x की इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन लिया तो ये 2 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है आइदर x इक्वल टू 0 और 2 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से हमने 2 माइनस 4x स्क्वायर को फर्दर सॉल्व किया तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, +-2√2 आ गया। चूँकि मैकेनिकल एनर्जी निकालना है अबव व्हिच मोशन इज नॉट बाउंडेड, दैट इज Vx इज मैक्सिमम कंडीशन। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होगा उस कंडीशन पे अनबाउंडेड होगा मोशन। ठीक है, क्योंकि मोशन दोस्तों बाउंडेड कब होता है, जब सिस्टम का एनर्जी मिनिमम हो। ठीक है, लेकिन मोशन अनबाउंडेड होता है जब सिस्टम का एनर्जी ज़्यादा हो। और आप देख सकते हैं कि सिस्टम का जो एनर्जी हो ज़्यादा कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे कि एक्स का वैल्यू 1/√2 रखेंगे। एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगा, यानी कि वो मिनिमम की ओर जा रहा है, ये मैक्सिमम की ओर ले जाएगा एनर्जी को, मतलब अनबाउंडेड मोशन की ओर ले जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बियॉन्ड द बाउंडेड मोशन जो एनर्जी होगा दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी, वो Vx होगा एट x इक्वल टू +-1/√2। 1/√2 का स्क्वायर एक्स, चूँकि Vx क्या था, x² माइनस x⁴, तो x का जगह पे रखिए +-1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√2 का पावर 4 कितना हो गया दोस्तों, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, 4 टाइम्स करेंगे तो 1/4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको कितना मिल जाएगा, 0.25। जिस यूनिट में दिया है उस यूनिट में एनर्जी आपको बताना था। तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी अबव व्हिच मोशन इज अनबाउंडेड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। In a coaxial cable, the radius of the inner conductor is 2 mm and that of the outer one is 5 mm. The inner conductor is at a potential of 10 volt while the outer conductor is grounded. The value of the potential at a distance of 3.5 mm from the axis is. Specify your answer in volts to 2 digits after the decimal point. दोस्तों आपको यहाँ पे एक कोएक्सियल केबल दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये नीचे की ओर है, उसका टॉप व्यू को दिखाया गया है। ये जो आप इनर जो अंदर वाला आप ये देख पा रहे होंगे सर्कुलर रीजन, इसका रेडियस है दोस्तों 2 मिलीमीटर, एंड जो आउटर वाला देख रहे हैं इसका सेंटर से रेडियस है 5 मिलीमीटर। और जो अंदर वाला आप देख पा रहे होंगे इनर कंडक्टर, वो दोस्तों 10 वोल्ट पे है, और जो आउटर वाला है वो देखिए ग्राउंडेड है, मतलब 0 वोल्ट पे है। और आपको बताना है पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 3.5 मिलीमीटर, मतलब अंदर से रेडियस है 2 मिलीमीटर, ये बाहर तक है 5 मिलीमीटर, और बीच में कहीं यहाँ पे होगा 3.5 मिलीमीटर। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो आइए यूज करते हैं लाप्लास इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बहुत ही फेमस इक्वेशन है। देखिए R1 दिया हुआ है, हमने इनर रेडियस को R1 मान लिया, आउटर को R2 मान लिया। भी निकालना है एट R इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। देखिए नेबुला स्क्वायर V इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का चार्ज डेंसिटी मौजूद नहीं है, चार्ज फ्री रीजन है। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोस्तों नेबुला स्क्वायर का वैल्यू होता है 1/r, dou/dou r dou v/dou r इक्वल टू 0। ये नेबुला स्क्वायर का वैल्यू है। और देखिए हमारा वेक्टर भी है, तो यहाँ भी को हमने रख दिया, ऑपरेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 1/r उठ के सबसे पहले इधर आएगा तो ये 0 हो गया, बचा dou/dou r dou v/dou r इक्वल टू 0। दोस्तों अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये dou/dou r यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और r dou v/dou r LHS में बचेगा, और RHS में क्या बचेगा, आप इंटीग्रेट करेंगे इधर कुछ नहीं तो एक कांस्टेंट a आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, फिर से अगेन आपके पास क्या बच गया,
ये आर को अगर उठा के आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डो वी बाई डो आर इक्वल टू ए बाई आर। अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे तो डो वी बाई डो आर से भी मिल जाएगा, और ये ए रहने दीजिए, 1 बाई आर का क्या हो जाएगा एल एन आर, प्लस सम कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो एक सम कांस्टेंट बी आ गया। यहाँ पे ए और बी क्या है दोस्तों, सम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो भी एट एनी आर्बिट्री डिस्टेंस आर का फॉर्मूला निकल गया ए एल एन आर प्लस बी। अब अपने को इस आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं कि जो पोटेंशियल है इनर कंडक्टर का वो 10 वोल्ट है और आउटर कंडक्टर का 0 वोल्ट है। मतलब एट आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एंड आर इक्वल टू 5 मिलीमीटर पोटेंशियल इज 0। तो इस दोनों कंडीशन को यूज करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जब वो एलिमिनेट हो जाएगा तो अपन आर इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर पे पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए लगाते हैं अपन बाउंड्री कंडीशन। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एट आर इक्वल टू 2 मिलीमीटर पोटेंशियल इज 10, सो 10 इक्वल टू ए एल एन आर के जगह 2 प्लस बी, इक्वेशन 1। एट आर इक्वल टू 5 भी इक्वल टू 0, सो भी 0 ए एल एन आर के जगह 5 प्लस बी, इक्वेशन 2। यहाँ से आप बी का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस ए एल एन 5, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो 10 इक्वल टू ए एल एन 2 प्लस बी के जगह माइनस ए एल एन 5, ए कॉमन ले लेंगे तो ये ln 2 माइनस ln 5 बन जाएगा ln 2/5 बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 10 बाई ln 2/5, और इसको सॉल्व करेंगे ln 2/5 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे निकाल के कैलकुलेटर से, और 10 बाई अगर ln 2/5 का वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 10.86। तो आपको ए का वैल्यू मिल गया। अब इस ए का वैल्यू का आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन 2 में, तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए ln 5 माइनस एक, तो ये कितना बन जाएगा माइनस, और ए के जगह पे माइनस 10.86 और ln 5 का वैल्यू रख दीजिए। इस पूरा प्रोडक्ट को माइनस माइनस प्लस हो गया 10.86, और ln 5 का वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल के रखिएगा तो आ जाएगा 17.39। तो इस तरह से ए और बी का वैल्यू आ गया, कांस्टेंट का वैल्यू। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे ए और बी का वैल्यू रख देंगे, तो भी एट एनी आर्बिट्री डिस्टेंस आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा कांस्टेंट एलिमिनेट होने के बाद। और वो देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, भी आर कितना आ गया, माइनस 10.86 एल एन आर प्लस 17.39। ये है हमारा एट एनी डिस्टेंस आर। हमको कहाँ पर निकालना है दोस्तों, एट आर इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। तो माइनस 10.86 एल एन आर के जगह 3.5 प्लस 17.39। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्या करना है आपको, एल एन 3.5 का वैल्यू निकालिए, उसको माइनस 10.86 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें ऐड कीजिए 17.39। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.79 के आसपास आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कि पोटेंशियल एट आर इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर इज कितना होगा, 3.79 वोल्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।